बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, साल 2023 का आज पहला दिन था। आज पहले दिन हमने बहुत से बयानात ऐसे देखे कि पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होने वाली है, पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात रोशन होने वाले हैं। हमने वफाकी वज़रा के बयानात देखे जिसमें वो नई उम्मीद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान में नई उम्मीद ऐसी दिलाई जा रही है कि टूटे दिल जुड़ जाएंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये कहना है कि अवामों जो नौजवानों की उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, नौजवान बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। क्या वाकई साल 2023 के अंदर बेहतरी के कोई इम्कानात हैं या ये जो पॉलिटिकल केओस है ये मज़ीद बढ़ेगा, ये जो टर्मोइल है इसमें मज़ीद इजाफा होगा, पाकिस्तान की मईशत जो डामाडोल है ये मजीद डामाडोल होगी या बेहतरी के कोई इम्कानात रोशन हो रहे हैं? वफाकी हुकूमत क्या इंतखाबात की तरफ माइल होती दिखाई दे रही है? बल्दियाती इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा? अभी तक जो सूबों में भी नहीं हो पाए उसके पीछे वजूहात क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का जो आगाज किया गया है उसका मंतकी अंजाम क्या होगा? इसी पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। क्या समझते हैं हुकूमत साल के इब्तदाई दिनों में क्या प्लान तरतीब दे रही है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आपको भी और पूरे हम देखने वालों को भी नया साल मुबारक हो। अभी आपने कहा कि वफाकी वज़रा ने कहा कि नए साल में नई उम्मीदें, आपकी सारे मुरादें पूरी होंगी। बिल्कुल झूठ। भाई कौन सी मुराद पूरी हो गई? मुझे एक बात तो बताएं। पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नीचे और हमारे मुल्क के अंदर वही पुरानी कीमतें, हमसे वही सारा कुछ बदला लिया जा रहा है। कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तो मालो दौलत बदलेगी किसकी? हुक्मरानों की। मिलेगा किसको? हुक्मरानों को। सब कुछ फ़ायदा उठाएंगे हुक्मरान, सब कुछ अयाशियाँ करेंगे हुक्मरान। वज़रा की एक लंबी चोरी फौज जो है वो मज़ीद तैयार होगी, मज़ीद वज़रा आएंगे, मज़ीद मशीर बनेंगे। जिसको कोई नहीं पूछता उसको भी लाओ जी, इसको ब्लाइज करो, ये हिसाब होगा। झूठ बोलते हैं ये हुक्मरान। अगर ये कहते हैं कि नौजवानों की तमन्ना पूरी होगी तो फिर नौजवानों की तमन्ना तो ये है कि ये हुकूमत घर को जाए और कप्तान जो है वो आगे वज़ीर आज़म बन जाए। नौजवान ज़्यादा किसके साथ हैं? इलेक्शन में आपने क्या देखा? इलेक्शन के अलावा क्या देखा? ये चीज़ें तो बड़ी क्लियर है यार सर, बड़ी क्लियर है। ये बिल्कुल आवाम को नए साल का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन झूठ हुक्मरानों ने बोला कि जनाब ये नया साल आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हम आपको बड़ा कुछ देंगे। क्या देना है इन्होंने? कुछ भी नहीं देना। आज अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं है। एक वक्त होता था 50,000 लाख रुपया सैलरी, बड़ी सैलरी होती थी। अब नहीं है वो सैलरी। मैं अभी एक जगह से आया हूं, सियासी लोग वहां बैठे थे, तो एक शख्स ने कहा भाई जिसकी सैलरी लाख 1.5 लाख है ना उसे भी भीख मांगनी चाहिए या उसको ज़कात लगती है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शर्म आनी चाहिए थी वज़ीर को। उसने कहा जनाब उसको ज़कात लगती है। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमें किस नहज पे पहुंचा दिया है। ये नया साल दुआ करें, मेरी भी दुआ है, आपकी भी दुआ है कि हमें पाकिस्तान के अंदर बेहतर मुस्तकबिल नज़र आए। यहाँ पर गरीब तो मर गया था, सफ़ेद पोश पहले ही मर गया था, मिडिल क्लास भी मर गया है, और मैं आपको यह भी बताऊं बिजनेसमैन भी मरने जा रहा है। जब उसकी फैक्ट्रियां बंद होंगी, जब काम खत्म होगा, जब काम नहीं होगा तो फिर क्या चलेगा? यही चीज़ें होंगी ना अब आने वाले दिनों में। और उसके बाद मैं एक चीज़ यासर कहूँगा, आप माजरत से, हमारे कुछ सीनियर एंकर्स भी बड़ा गलत रोल इसमें अदा कर रहे हैं। किसी चैनल पे आप और मैं, मेरे और आपके अलावा मुझे बता दें कितने हैं जो महंगाई पे बात कर रहे हैं, कितने हैं जो लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं? कभी सर्दियों में लोड शेडिंग सुनी थी? कभी सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग का तसव्वुर नहीं होता था। 9 माह हो गए इनके इख्तिदार में आए हुए, फैक्ट्रियां बंद करवा दी हैं, नवाला छीन लिया है। यह साल जो शुरू हो रहा है 15 तारीख के बाद, आप मुझे बताइएगा कि क्या मामला होगा। 25 रुपए की रोटी हो गई है, 30 रुपए का नान हो गया है। हाँ साहब, आपको मिलता है 30 रुपए का नान? मेरे इलाके में अभी 30 रुपए का, कल 35 का हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। ये मैं कौन खरीद सकता है? कौन ले सकता है? किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। लोग रो रहे हैं। लोग 10 साल पहले गैस के हवाले से हमारे कहा जाता था कि 2050 तक के ज़खायर मौजूद हैं पाकिस्तान के पास, जितनी मर्जी इस्तेमाल कर लें। आज से 3 साल पहले से ही उसकी लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका हुआ। अब कहा जा रहा है कि गैस भी शायद नायाब हो जाएगी और हमें बाहर से LNG RLNG की सूरत में ख़रीदना पड़ेगी।
खरीदना की पड़ेगी, खरीद रहे हैं, महंगी गैस दे रहे हैं, गली मोहल्लों में आप कह रहे हैं जी आप LNG लगवाएं, ये कह रहे हैं बकायदा। हाँ जी, नए कनेक्शंस LNG के लगेंगे। तो मुझे एक बात बताएं, ये है हुकूमत हमारी? सुबह उठो गैस नहीं है, रात को बिजली नहीं है, दोपहर को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए जिंदगी इन्होंने तंग कर दी है। अब तो लोग जो है बेचारे अपने बच्चों को दूध पिलाने से कासर हैं, मेडिसिन लेकर देने से कासर हैं, स्कूल भेजने से कासर हैं, और हुक्मरान हैं कि वो एक नया देखें इनकी बात। मुझे तो मरियम और साहिबा मुझे एक चीज बता दें, सिर्फ इसका जवाब दे दें कि साल के आखिरी दिन आपने नए साल का तोहफा क्या दिया? पेट्रोल का सस्ता ना करना। सारी दुनिया में 90 रुपए पेट्रोल सस्ता बनता है, आपके पाकिस्तान में 107 रुपए टैक्स लगा के भी पेट्रोल सस्ता बनता है, आपने नहीं किया। वो और आपने सबका जिम्मेदार इमरान खान साहब को करार देते हैं, 9 माह बाद भी इमरान खान को करार देते हैं। कितनी अरसा इमरान खान को करार देंगे? राना साहब वो तो कहते हैं इसका मलबा जो है इसे समेटते समेटते 10 साल लग जाएंगे। वो तो इनके 30 साल का मलबा समेटते समेटते कितने साल लगेंगे? 30 साल ये हुकूमत में रहे हैं, कोई और नहीं रहा। उठा के देख लेना, वजीर आला पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान, फिर वजीर आजम, फिर वजीर आजम, फिर उसके नीचे वजीर आला। कौन सा इक्तदार का मजा इन्होंने नहीं उठाया? कोई एक चीज बता दे तो फिर मुझे बताएं, इनका गंद कौन साफ करेगा? इनके इक्तदार के दिनों की याशियों को कौन खत्म करेगा? आज बरास वाली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब में राब्ता हुआ है, आज तो कोई नहीं बोल रहा। आज मौलाना साहब किधर गए महंगाई पे बात करने वाले? आज बिलावल भुट्टो जरदारी को नजर नहीं आता कि महंगाई कितनी हो गई है? आपको पता है ना आज वजीर आला कि उसको रोक के, सिंध को रोक के औरत क्या रोती रही कराची में, जब ये किस किस जगह पे किसको क्या क्या हाल सुनाए। इतना तो ये है, आलम ये है कि लाहौर में ये बैठे हैं, लाहौर में बैठ के मुझे कोई एक काम बता दें जो अब स्पीड वजीर आजम ने किया है, सिंध के अंदर बता दे, सिंध वालों का, किसी और जगह बता दे मुझे, जिस सूबे से आज के दिन तक पानी बारिश का ना निकल सके, सैलाब का ना निकल सके, जहां पर आज इस मुल्क के अंदर जितना पैसा सैलाब के नाम पे आया, फंड रेजिंग हुई सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, कहां गए वो पैसे? सब खामोश है, सब बिके हुए हैं, कोई बिका हुआ है, कोई खा रहा है, कोई लूट रहा है। ये नया साल का नया पहला, आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा, परसों तीसरा होगा, और आप 15 तारीख तक ज़रा इस मुल्क के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान देखिएगा। ऐसा खौफनाक तूफ़ान आने वाला है कि आपकी सोच ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो तूफ़ान नहीं आता तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, ये फिर इस कौम के लिए कोई अच्छी खबर होगी। लेकिन मेरे पास मुसद्दक़ा इत्तला ये है कि ये मुल्क को डबोने की हद तक ले गए हैं। अल्लाह ना करे हम उस पोजीशन पे चले जाएं कि जिसके बाद श्रीलंका से बुरा हाल हो, अल्लाह ना करे ऐसा। राणा साहब, आज छुट्टी के दिन भी कोई बड़ा इजलास हुआ? जनाब आज तो 2 घंटे टेलीफोनिक इजलास हुआ जनाब, और उसमें यासर साहब 2-3 चीज़ें बड़ी डिस्कस हुई हैं। इन्हें कहा गया है, एक तो उसमें फैसला इन्होंने कहा कि ऐसा करें कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है ना, हुकूमत ये कोई बड़े चंद इक़दाम करे और IMF से मुआहदे को ख़त्म करे, और ख़त्म करके मतलब कोई ऐसी उसके मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे और ऐसा रिलीफ अवाम को दे और फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ चला जाए। आधे लोग इस हक़ में थे, आधे लोगों ने कहा ना 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 ऐसा ना कीजिएगा, आखिरी दिन तक हमने लड़ाई लड़नी है, अगर ऐसा करेंगे तो वो कप्तान को मज़ीद मौका मिल जाएगा, जो मर्ज़ी हो जाए, हमें वोट नहीं पड़ने। अच्छा ये तो पक्की बात है, इन्हें वोट नहीं पड़ने। अगर इन्हें वोट पड़ने होते इस्लामाबाद का इलेक्शन ना हो जाता, अगर इन्हें वोट पड़ने होते तो ये बल्दियाती इलेक्शन से भागते कभी ना, अगर इन्हें वोट पड़ने होते तो ये कप्तान के ख़िलाफ़ उसे नाहिल करने की साजिशें ना करते, अगर इन्हें वोट पड़ने होते तो ये वो तमाम काम ना करते जो गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी है, ये काम ना करते। यासर ये आज मीटिंग में दूसरे उन्होंने कहा जनाब वो बल्दियाती इलेक्शन हमने मुलतवी करा दिए, अब अदालत में क्या जाएंगे। तो मैं आपको नाम लिए बगैर बता देता हूँ, एक बड़े मारूफ सियासतदान ने वहाँ का, घबराएं ना जी हमने सब मैनेज किया हुआ है,
मुझे पता है कि मैनेज नहीं होगा, क्योंकि हमारी अदलिया बड़ी ईमानदार अदलिया और स्टैंड लेती है, लेकिन उसने कहा जी मैनेज होगा। अब तो अदलिया का भी एक इम्तिहान है ना यासर साहब। अदलिया बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इलेक्शन भी नहीं हुए इस्लामाबाद में और कोई जवाज़ भी पेश नहीं कर सके। जवाज़ एक ही है जी, हमारे पास अमला नहीं है, 5 से 6 माह लगेंगे। तो अप्रैल में पंजाब में इलेक्शन की डेट दी हुई है, बल्दियाती इलेक्शन की, उससे पहले सिंध में है। तो 5 से 6 माह एक शहर में इलेक्शन कराने के लिए राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, तो इसका मतलब तो है ना फारिग हुकूमत हुई ना, कोई दुनिया की चीज़ इनके पास ना हुई, कोई इनके पास ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये साबित कर सकेंगे या कामयाब। कोई एक मुझे इक़दाम बता दे इनका जो बेहतर है। दहशतगर्दी का मौजब ये बन गए हैं, दहशतगर्दी पैदा हो गई, ठीक है, हमारी अफवाज पाकिस्तान उससे लड़ेगी डटेगी, लेकिन हुकूमत किसकी है, ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? इनकी थे ना, नहीं पूरी कर सके। या सर बहुत क्लियर बात आपको बता दूँ, मैं अब रास्ते में आते हुए मैंने 5 से 6 बड़ी रैलियाँ देखी हैं। अब उस रैलियों में ये नहीं कि सिर्फ तहरीक के इंसाफ की रैली थी, उन रैलियों में बेइंतहा लोग थे। मैं सुबह शेखुपुरा गया, 2 दिन पहले गया, मैंने वहाँ पे रैली देखी, मैं काफ लीग की रैली देख के परेशान हो गया कि हज़ारों की तादाद में काफ लीग की रैली में, ये फुटेज देख लें, शकील ताउला विरक ये रैली लेके निकला और हज़ारों काफ लीग के कारकुन उनके साथ थे। ये शेखुपुरा में शकील ताउला विरक वज़ीर आला का मशीर भी है, और हज़ारों की तादाद में किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। और उसने वहाँ पे साबित किया कि काफ लीग का कारकुन भी जाग गया, तहरीक इंसाफ का कारकुन भी जाग गया, जमात इस्लामी का कारकुन भी जाग गया, पीछे रह क्या गया? मैंने वहाँ पे सईद विरक को देखा, वो बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रहा है। मैंने वहाँ पे मसलन हमने वहाँ पे लोगों को देखा है कि लोगों ने वहाँ पर कमाल किया, बेहतरीन रोल अदा किया है। और आने वाला वक्त, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आने वाला वक्त अवामी सैलाब इन सबको बेहागा के ले जाएगा। आप इस स्क्रीन पे देख लेना, ये काफ लीग की रैली है, एक शहर की, शेखुपुरा की, शकील ताउला विरक है इसमें सिर्फ, बाकी शहरों में तहरीक इंसाफ तो कई गुना ज्यादा निकली है। तो फिर कौन बचेगा? नहीं बचेगा। यासर साहब, फिर आप क्या समझते हैं 2023 के अंदर वफाकी हुकूमत के प्लान्स क्या हैं और अपोजिशन के क्या हैं, और किसका प्लान कामयाब होगा? क्योंकि यहाँ पे तो किसी का भी प्लान फिल वक्त कामयाब होता है। आपको एक बात बता दूं कि खबर दे दूं आपको, ये अभी मेरी जब आपके सामने अंदर दाखिल हो रहा तो मेरी यूके में किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हो रही थी, और वो मियाँ साहब के बड़े करीब है, बहुत करीब है, तस्वीरों में नज़र आता है। तो मैंने पूछा जी मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या सूरत हाल है, मुझे बताएं। उसने कहा जी मैंने मियाँ साहब को इतना परेशान ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं कहा वजह? उन्होंने कहा वो बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि पंजाब पाकिस्तान में हमारी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, और जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। उसके बकौल किसने वादे किए थे? जो इनको लेके आए थे हुकूमत में, जो इनको हुकूमत में लेकर आए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी आसफ अली जरदारी भी जो है ना, वो ऑफ द रिकॉर्ड उसने मुझे कहा कि आसफ अली मैं नाम इसलिए ले रहा कि कल एतबार ख़त्म हो जाता है ना, उसने कहा जी कि आसफ अली जरदारी भी हमसे सबसे बड़ा हाथ कर गया। आप मुझे बताएं जरदारी साहब किन मानों में हाथ कर गए उनके साथ? जरदारी साहब भी तो ग्रंटेड थे यासर, आप नाम पूरा खुलाए बात बनी। इस सारे मामलात में हुकूमत में आने के लिए, सारी गेम बनाने में जो शख्स बहुत से लोगों को मनाने के लिए किरदार अदा करता रहे, उसका नाम आसफ अली जरदारी है। और ये मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। और जरदारी साहब ने काफ़ी यकीन दहानियाँ करवाई थी। उन यकीन दहानियों के बाद बड़े मियाँ साहब भी राज़ी हुए थे, और अब बड़े मियाँ साहब कहते हैं हमारी सियासत का तो जनाजा निकाल दिया है, क्योंकि मियाँ साहब को वो कुछ नहीं मिल रहा यासर, जो उनके साथ वादे और जो उनके साथ किया गया था पाकिस्तान में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, क्या पाकिस्तान में सियासत में अब कोई इनका वजूद कायम रह गया है? इस महंगाई, इस मुल्क की मौशत की तबाही देखें, ये 1 महीना 2 महीने 3 महीने होते ना और बात है, 9 महीने हो गए हैं इनको हुकूमत में आए हुए। हर तरह की सहूलत इनको मैसर है। आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक हर किस्म की सहूलत इन्हें मैसर है।
जब जहां जो चाहते हैं इनकी मर्जी से हो रहा है, इसके बावजूद भी अब ये क्या डिलीवर कर सके? कोई एक चीज बता दे जो ये डिलीवर कर सके। वफाकी हुकूमत का मनसूबा ये है जी, इमरान खान को गिरफ्तार करें। उनका मनसूबा ये है कि चंद एक रिलीफ लेने की कोशिश करें, रिलीफ मिलने ना मिलेगा। और दूसरा उनकी जो बड़ी कोशिश है वो ये है कि कप्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग करें, मजीद वीडियो सामने लाएं। ये जो आज एक शोशा चल रहा है ना कि जनाब साकब नसार साहब के हवाले से, जैसे साकब नसार साहब से इस तरह फैसला करवाया गया, मैं खुद मिला हूँ जस्टिस साहब से, गैर रस्मी हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है, मेरे पास तस्वीरें सारा मौजूद है। यासर साहब वो शख्स, किसी सूरत में शख्स ने, उसने कहा जी मैं हल्फन कहता हूँ कोई साबित कर दे मेरा कोई एक है। पहली बात तो ये है कि ये कितने वो क्या कहते हैं भोले बादशाह ने, ये फैसले ऐसे होते ही नहीं थे। जहांगीर तरीन का मामला और कप्तान के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, केस को पढ़ते ही नहीं है। हमारे तजियाकार, हमारे उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मुझसे टेलीफोन करके कोई बात कर सके। तो ठीक कह रहा हूँ मैं। मुझे उन्होंने कहा कि राना अजीम, मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा जिस दिन हम फैसला कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ की नाहली के हवाले से, सब ने कुरान पाक की किरत की और उमर अता बंदियाल साहब ने सबसे पहले किरत शुरू की। हम सब ने कुरान पाक की किरत की और किरत करने के बाद अलहदा बैठ के अपना फैसला लिखा। और उसके बाद फैसले से पहले दुआ की, या अल्लाह हमसे कोई गलत लफ्ज़ और कोई गैर कानूनी और बदनीयती पे मबनी लफ्ज़ ना लिखा जाए। ये होती है अदलिया। ये था। उन्होंने कहा आपको तो पता ही नहीं कि उमर अता बंदियाल साहब पाकिस्तान में वो उन जजेस में हैं जिनकी कुरान पाक पर इतनी ज़्यादा रिसर्च है कि जिसकी इंतहा गई। उन्होंने कहा हमने लिखा, हमने कुरान पाक की तिलावत की, उमर अता बंदियाल साहब ने, मैंने तिलावत की, मेरे साथ जो की हमने करने के बाद फिर ये फैसला हुआ। जब फैसला मुतफिका तौर पे आया तो किया। उन्होंने कहा हम किसका प्रेशर लेंगे? उन्होंने कहा हम तो मुख्तलिफ मुकदमात में अपने फैसले लिखने के वक्त बाइट सहन में बैठ जाते थे ताकि अलग-अलग बैठे एक दूसरे से गुफ्तगू करके कोई किसी को मशवरा ना दे सके, गलत मशवरा अप्रोच ना हो सके। उसने कहा यह किस तरह बात है, साबित करें। देखें इन्होंने साबित किया, इन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया। ये मुझे अफसोस अपनी सहाफत पे होता है कि जब हमारे बड़े सीनियर लोग कॉलम लिख देते हैं, जब हमारे सीनियर लोग बगैर तस्दीक के, मुझे नहीं पता किसके कहने पे, किसकी हदायत पे ये सारा कुछ लिख देते हैं। मुझे एक बात है, मुझे आज बड़ी हैरानी, एक बंदा कह रहा कि जनाब ओन चौधरी के जरिए राब्ते होते थे, यही चल रहा था ना आज, मैं हंस रहा था बड़ा। और जिसका अपना भाई टिकट लेने के लिए तरस रहा था, ना मुझसे पूछे कि पाकिस्तान के बुक मेकर्स से जाके जरा पूछ ले साहब आदल का, पूछ ले कौन कहाँ पे क्या करता था। मैं नहीं अब उसको ज़्यादा उसमें जाना चाहता। भाई पहले मैं उठ के यहाँ कह दूँ ये मेरे ज़रिए राब्ते होते थे, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जिनके ज़रिए राब्ते होते हैं उनका भाई MP की टिकट लेता है, दूसरी दफ़ा बुरी तरीके से हार जाता है। जिनका अपना वजूद ये है कि वो किसी और के, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जहांगीर तरीन हो सकते हैं। ये अगर कोई कहे कि जहांगीर तरीन के थ्रू होते हैं, मान सकता हूँ जी, वो एक कद्दावर शख्सियत है। बाकी क्या बात है, ये अपनी मर्जी के टीवी चैनल्स पे बैठ के हम अपनी मर्जी के बयान दे दें फलां के थ्रू। कप्तान एक बच्चा था कि कप्तान को और कोई नज़र ही नहीं आया कि मैंने किसके थ्रू कहाँ राब्ता करना था। चले मान लें उनके थ्रू ही राब्ते हो गए, मान ले, ये भी मान लें, ये भी मान ले, चले हम ही सारे गलत हैं, उन्हीं के थ्रू राब्ते हो। तो फिर क्या राब्ते हुए? उन राब्तों में ऐसे ऐसे होता। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के दारे इतने ऐसे दाने होंगे कि जो ऐसे लोगों के जरिए राब्ते करके फिर इन्हीं लोगों को बताएंगे हमने ये किया? मुमकिन नहीं है। ना हमारे दारे ये करते हैं और ये नामुमकिन है। हाँ एक सपोर्ट होती है, वो किस हद तक होती है वो सारी दुनिया को पता है। बाकी ये सब अब कप्तान के ख़िलाफ़ जितनी मर्जी ये प्लानिंग कर लें, जितनी मर्जी लॉबिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा।
यानी आप ये समझते हैं सेकंड ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है, हुकूमत को मजबूरी के तहत भी इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा, वो चाहे जितने हीले बहाने कर लेना। सो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे में बात करेंगे और ज़बू हाली जो मईशत की हमारे ऊपर आन पड़ी है, इससे निकलने के लिए हुकूमत के पास प्लान क्या है। अगर वो इक़्तिदार में ही रहना चाहते हैं तो फिर प्लान तो उनके पास होना चाहिए और वो प्लान आवाम तक भी पहुंचना चाहिए। तो उसी प्लान पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन। पाकिस्तान की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट कम होने लगी, इंपोर्ट में इजाफा होने लगा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला में कमी वाक़ होने लगी, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में कमी वाक़ होने लगी, पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद होने लगी, पाकिस्तान के अंदर गंदम का बहरान पैदा होने लगा, पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी ना वाक़ होने लगी, पाकिस्तान के अंदर गैस की कीमतों में इजाफा होने लगा, पाकिस्तान में सर्दियों के दिनों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग होने लगी। तो क्या इससे बाहर निकलने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद है या सिर्फ एक ही बयानिया है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे? जब इंतखाबात वक्त पे होंगे तब तक पाकिस्तान के मुआशी हालात क्या इससे भी ज़बूहाली का शिकार हो जाएंगे या यहीं पे मुस्तहकम रखने की हुकूमत कोशिश में मसरूफ है? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब, साल का पहला दिन हो तो पहले दिन कोई बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, पहले दिन उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए और पहले दिन हौसले अपने बुलंद रखने चाहिए कि खुदा ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरी करे। लेकिन कोई इम्कानात उसके दिखाई नहीं देते। वो इम्कानात दिखाने का वसीला जो बनते हैं वो हुक्मरान बनते हैं, लेकिन इस वक्त वो भी वसीला हमारे लिए नहीं है। तो फिर हमारे लिए वसीला है कौन सर, रब की ज़ात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया साल सबको मुबारक। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे हमारी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उनको सहूलतें पाकिस्तानियों में को हम पहुंचा सकें। जो आपने बात की, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि महंगाई जो है वो अरूज पे है। तकरीबन 25% महंगाई की शरह है और बढ़ती जा रही है। डॉलर का रेट जो है वो भी बढ़ गया है और इन हालात को काबू करने के लिए तो बड़े अरसे से हम यही कह रहे थे। मैंने तो 12 मई को ये कहा था कि हमारी मईशत जो है वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर पे अगर कोई मरीज़ होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों का बोर्ड होता है, मिलजुल के मशवरे होते हैं, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं, कोई आज से नहीं है। ये जो आप बार बार ये अंदाज़ा कर रहे हैं, ये हुकूमत तो अपनी पूरी तवज्जो से कोशिश कर रही है। ये सही है कि और हमें सलाह मशवरा देना चाहिए। मैं भी कहता रहूँ, मैं इनको कहता हूँ कि मेरे साथ भी मशवरा करो, नहीं करते। ये होना चाहिए। मसलन मैं काफ़ी कोई फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। देखिए अभी रेवेन्यू को शॉर्टफॉल हुआ है। अभी दिसंबर में हमारी तवक्कुआत थी उससे टैक्स कम वसूल हुआ है। ये वजह क्या, मोटिवेट नहीं कर सके हम बिजनेसमैन को। कौन उनके साथ इंटरेक्शन में है? इंटरेक्शन होना चाहिए। जब आप मोटिवेट नहीं कर सके, जब आप ये मानते हैं कि हमारी मईशत वेंटिलेटर के ऊपर है, तो हमें तो ये आसार दिखाई देते हैं कि कुछ दिनों बाद, एक महीने बाद हमें यह कह दिया जाएगा कि वेंटिलेटर का खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मईशत मर चुकी है, इसका मजीद इलाज नहीं हो सकता। फिर हम किधर जाएंगे? जी देखिए, हम बड़े मखदूश हालात हैं, कोशिश पूरी हो रही है। IMF के ऊपर ही सारा इन्हासार है। IMF भी कहती है कि अगर आपने हमसे पूरा करना है मुआहदा तो उस पर रेवेन्यू आप पूरा दिसंबर तक करके दें। रेवेन्यू कोई 300 अरब शॉर्ट हुआ है तो अब उससे वो नए टैक्स लगने पड़ेंगे, महंगाई का बोझ और बढ़ेगा। या हम कारोबारी लोगों को समझाएं कि मुल्क सब आपका है, आप जब तक हिस्सा नहीं डालेंगे आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ेंगे, ख़ास तौर पर अमीर आदमियों को। किया क्या है इमरान खान साहब की हुकूमत ने, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, तकरीबन कोई 2.5 अरब डॉलर लुटा दिया। ये 100 अमीर आदमियों को 2.5 अरब डॉलर दिया, कोई 450 अरब रुपए। वो मशीनरी मंगा ली गई, वही आज मुश्किल हो रही है। हमारे पास डॉलर नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं बजाय के इल्जाम देता रहूं, शेख साहब 9 माह बाद भी आप इमरान खान को रो रहे हैं, तो 9 माह बाद आपकी डुगडुगी जो थी इस हुकूमत की, वो क्या डुगडुगी लेकर आए थे? 9 माह में आपने क्या किया, आपकी हुकूमत ने क्या किया? मुझे कोई एक काम बता दे। 300 अरब कम टैक्स इकट्ठा आपने की है, ये आपने किया है। देखिए ना शेख साहब, आपकी हुकूमत ने क्या किया ये तो बता दें।
हमारी गवर्नमेंट ने तो ये किया, जो मुआहदा किया था इनकी हुकूमत ने जाके IMF से मुआहदा किया वो पूरा नहीं किया, और बजाय कि उसकी तेल की कीमतें जो पेट्रोलियम लेवी थी उसको बहाल करते, उन्होंने तो उसकी बजाय कम कर दी, हमें कम करके दे के गए कीमतें। बहरहाल मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मैं तो अब पाकिस्तान की जो हालत है, मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत नहीं इसका ये इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया, तो हुकूमत छोड़ के इमरान खान के हवाले करें या इलेक्शन करवाएं, ताकि जो आए छोड़ दें। आप राणा साहब सारा सीरियस मैटर को ले, ये मुल्क की मामला है, हमारे हुकूमत छोड़ने से क्या होगा, ये एक हफ्ता नहीं गुजरा, 3 महीने की बात तो सुने। ओ भाई आप नहीं ले रहे, आप नहीं ले रहे, इमरान खान को समझ ही नहीं आ रही, इमरान खान को मईशत का इल्म ही नहीं है। 3 महीने की जो इंतरिम हुकूमत है, आप यही कह रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए तो सही ना, मैं आप जो बता रहा हूँ जरा मैं सुना, थोड़ी सी तवज्जो अगर कर देना कि 3 महीने की इंटरिम हम छोड़ देते हैं, फर्ज कीजिए आपके कहने के मुताबिक हम छोड़ देते हैं, 3 महीने की इंटरिम हुकूमत आएगी, यहाँ तो एक हफ्ता नहीं गुजर रहा भाई, जो हालत आप बता रहे हैं वो अगर होगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। चलो हम छोड़ देते हैं, आप गारंटी देते हैं कि 3 महीने तक ये मामला ठीक चलेंगे जो इंटरिम हुकूमत होगी। इंटरिम हुकूमत से तो IMF बात ही नहीं करेगी, और ना FATF का आज तक कोई फैसला हुआ। हमसे नहीं चल पा रहा, कोई डाउट नहीं है, हम लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन हम अपने तय पूरी कोशिश करें। मैं तो इनसे कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा करें, अपनी हुकूमत से भी मैं कह रहा हूँ, वो हमसे भी मशवरा नहीं कहते। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग होती है, जो कुछ हम कहते हैं उसमें भी अकेले बैठ के रोया तो नहीं ना जा सकता। अब आप कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी से नहीं मशवरा किया जा रहा, तो फिर ये मशवरे हो किधर रहे हैं? फैसले करेगा कौन? हम किधर जाएंगे? सड़कों पे जाएंगे? किससे बात करें? हमारा मुल्क ये बात बड़ी अच्छी है। देखो हम 30 साल से पाकिस्तान में चंद बंदे, 7-8 बंदों ने ही मईशत को कंट्रोल की है। अभी भी उन्होंने अगर तबाही की है तो उन्हीं, चाहे वो पीपल पार्टी से हों, चाहे वो PTI से हों, चाहे वो मुस्लिम लीग से हों, 7-8 बंदे टोटल हैं जो पाकिस्तान की इकानमी को संभाल रहे थे पिछले 30 साल से। हम बदस्तूर नीचे जा रहे हैं, कोई पहला दिन नहीं है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे हालात दिन ब दिन खराब हो, हम कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की होना क्या चाहिए, क्या वही बंदे जिन्होंने हमारी जड़ निकाली है, जिन्होंने हमारे प्रॉब्लम सारे बनाए हैं, क्या उन्हीं लोगों के बाद ही नुस्खा है उसका? कोई और पाकिस्तान में लोग नहीं है जो एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं। आप अपने मुल्क को फ्लोरिश करें। इंडिया 1990 में आपसे 4 गुना था, आज वो 12 गुना हो गया है। अभी अपनी इकानमी बढ़ेगी तो टैक्स आएंगे, आपकी इकानमी बेहतर होगी तो लोगों का जो उसको महंगाई को दूर कर सकेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी। आपके पास ना बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रही, कौन सी आई? इमरान खान साहब के दौर में हालांकि कोविड कम था, $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट आई, जबकि उस वक्त इंडिया जो है वो हमसे कई गुना इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ आ रही है। तो आप उसे $44 बिलियन की आई। अब हमारे यहाँ वो $1.5 अरब भी नहीं हो रहा इस बार, ये सही बात है, नो डाउट। $1.5 अरब भी अब ये इस साल में आधा हो जाएगा। हम अपने जो 30 साल से ना हम कोशिश नहीं करें। इमरान खान साहब आके बता दें मुझे क्या कर लेंगे, उनको नहीं आइडिया। उनके साथ अरशद उमर थे, अरशद उमर कहते थे कि डिवैल्यू कर दो, सबसे पहले डिवैल्यू करना उन्होंने शुरू किया। वो कहते थे कि इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी। मुझे बताएं ना, अरशद उमर साहब मेरे साथ ही बैठते थे, मैं उस वक्त भी चेयरमैन था फाइनेंस कमेटी का, क्या कम हो गई, एक्सपोर्ट कोई बढ़ गई? इन्होंने इंपोर्ट जो छोड़ी है ना वो 70-75 अरब डॉलर छोड़ी है, 75 अरब डॉलर होगी। इंपोर्ट 30 अरब डॉलर बढ़ गई, डॉलर भी बढ़ा दिया, पाकिस्तान का रुपया भी डिवैल्यू हो गया और इंपोर्ट भी बढ़ गई। हम भी कोई बेहतर नहीं कर रहे। शेख साहब अगर आपकी इजाजत हो तो आप मैं सवाल कर सकता हूं। हाँ। अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल कर सकता हूं। जी करें ना सर। ठीक शेख साहब। जी सर करें। असद उमर गलत कर गए, इमरान खान गलत कर गए, उनको किसी चीज़ का नहीं पता, मान लिया। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट इसहाक डार साहब आ गए, आपके पास दुनिया का एक बड़ा एक्सपर्ट वो मुफ्ता इस्माइल साहब भी थे, आपके पास स्पीड वज़ीर आज़म भी है, तो इसके बावजूद 9 माह हो गए हैं, आप भी कुछ नहीं कर सके। तो हमें मान लेना चाहिए कि हम वो 3 साल में उतनी तबाही नहीं करके गए जितनी हमने 9 माह में कर ली है। देखिए बात सुनिए ना राणा साहब, आसान सा मैं बात कर रहा हूँ
क्या हफीज़ शेख, क्या असद उमर, क्या शौकत तरीन, क्या मिफ्ता इस्माइल, क्या इसहाक डार, क्या यही लोग हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं या इकानमी को फ्लोरिश कर रहे हैं? अगर इनसे नहीं बन पा रही, और फिर हमारे यहाँ बात यह कि और कोई बंदा नहीं है पाकिस्तान में। मैं किस लिए, मैंने 20 साल पहले मैं चैम्बरों के इलेक्शन लड़ता रहा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कारोबारियों के वोट लिए। 30 साल से मैं 6 इलेक्शन MNA के लड़ रहा हूँ, इसीलिए 50 साल हो गए मुझे कि मैं इसीलिए था ना कि मैं कोई डिलीवर करूं, क्योंकि मैंने सीखा है, जाके चाइना जाके सीखा है मैंने, बल्कि हमने उनको सिखाया उस वक्त उनके हालात तो ये थे कि हमने उनको सिखाया। कोरिया को हमने सिखाया। डॉक्टर महबूब मेरे बेस्ट फ्रेंड शेख लगता है इंडिया। आप रिश्तेदार नहीं है किसी बड़े खानदानी सियासी खानदान के, इसलिए आपको वजीर नहीं बनाना। आप ईमानदार आदमी हैं, आप ईमानदार आदमी, आप मुल्क को आगे ले जाएंगे, इसलिए आपको वजीर नहीं बनाना। पर मेरे दिल में तो तड़प है ना कि जो कुछ छोटा मोटा हम कर सकते हैं लोगों के लिए, मुझे तो ज़ात के लिए नहीं ज़रूरत ना। अल्लाह ने मेरे वाकई अल्लाह ताला ने मुझे बहुत फजल किया हुआ है, लेकिन हमारे लोग फिस रहे हैं ना, चाहे वो इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे वो अभी हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, हमें बेहतरी करनी है, हमें अपने लोगों को संभालना है। हमारे लोग बहुत तकलीफ में है इस वक्त, हमने ज़्यादा से ज़्यादा मशवरे करने। इन्होंने कितने जाके इसहाक डार साहब कितनी बार गए, चैम्बर्स के पास गए, एसोसिएशनों के पास गए, उनसे मशवरा लिया। अच्छा भाई मुझे बता दें, मैं लेके आपको दे देता हूं, कोई बेहतरी की बात करूंगा, आपको रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा। इसी तरह सब लोग हम अपनी अपनी जात में रहेंगे ना। शेख साहब आपको प्रोग्राम में लिया जाता है, प्रोग्राम में लिया जाता है ताकि हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ सके, लेकिन आप हमारे साथ बैठते हैं, हमारे जैसे हो जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि हुकूमत के अंदर फिर बंदे कौन से हैं, हुकूमत मशवरे किन से करती है, क्या सिर्फ चंद दिमागों से करती है, इत्तेहादियों को नवाजने के लिए किया जाता है, या फिर अवाम दुश्मनी से किया जा रहा है, या PTI से दुश्मनी के लिए अवाम को पीसा जा रहा है। हुकूमत में बेहतरी नहीं आ सकती सर, ये एक आम रेडी बांध से पूछ ले, ये वो भी बात करेगा। उसके लिए कोई बड़ा मईशतदान होना जरूरी नहीं है। जब उसे पता हो कि मेरी रोजाना की कमाई 500 है और मेरा रोजाना का खर्चा 700 हो गया, तो वो तो ये कहेगा ना कि मुल्क दिवालिया होगा। आप जितना मर्जी साबित करते रहे, कौन मानेगा सर फिर? भाई इमरान खान साहब को आइडिया दे सकते हैं कि वो आ जाएंगे तो वो क्या कौन सा आइडिया को दे देंगे जो पिछले उनके आइडिया के कामयाब हो गए। देखिए इस वक्त हम सीरियसली मुल्क का सोचें, ज़ात का नहीं। चलो इमरान खान साहब वो भी एक मुल्क की पार्टी है, रहे ना 3.5 साल, उनको कोई समझ आ गई थी क्या? बात यह है कि हमारे मुश्किलात जो हैं, जब तक हम बाहर का पैसा, देखिए ब्यूरोक्रेट हमारे कोई काम करने नहीं देते, हर जगह हर्डल्स हैं। हमें बिजनेसमैन को पता है कि कितनी मुश्किलात हैं कि कारोबार करने में। जब तक आसानियां आप पैदा नहीं करो, बाहर के लोगों को यहाँ बुलाओगे नहीं। पूरी दुनिया ने तरक्की की है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से, एक्सपोर्ट से ग्रोथ की है उन्होंने। हम वो रास्ता इख्तियार ही नहीं कर रहे, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे ले रहे हैं। कर्जों का सूद ही इतना ज्यादा बन जाता है। मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी जिंदगी गुजरी है इसी प्रोसेस में, और मुझे तड़प है कि छोटा मोटा हम कोई कर सके। मैं गुजारिश अपनी हुकूमत से भी करता रहता हूं और आपकी तवस्सुर से भी ये कहता हूं, हम सब मिलके, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे PTI हो, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। इस वक्त हालात ये नहीं है, 3 महीने की इंटरिम हुकूमत नहीं संभाली जा सकती, और ये मुमकिन नहीं है। आप कितना भी इलेक्शनों की बात कर रहे हैं, फौरन इलेक्शन नहीं हो सकते। राना साहब आपसे सवाल करेंगे। मेरा एक सवाल शेख साहब, आपने बारहा मुतालिबा किया है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी किन शराइत के ऊपर होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? बैठेंगे आप पॉलिटिशियंस वहां पे बैठेंगे, होगी वहां पे सियासत, किसको बीच में ऐड करेंगे तो आप ये समझेंगे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो गई? क्या IMF के लोग बैठेंगे, वर्ल्ड बैंक के बैठेंगे, ADB के बैठेंगे, सऊदी अरब बैठेगा, चाइना बैठेगा, टर्की बैठेगा, किसको बिठाएंगे बीच में? नहीं यार, सहूलत आसान सी बात है। देखो दूसरे मुल्कों ने काम किया है, देखो बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, एक सवाल पूछ रहे हैं ना। मसला ये नहीं है, दूसरे मुल्कों की मिसालें हमारे सामने हैं, देखते ही देखते उन्होंने तरक्की की है। वियतनाम अभी आगे बढ़ा है, बांग्लादेश अभी आगे बढ़ा है। भाई वो चीज़ें बाहर के लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करें, अपने ब्यूरोक्रेट को समझाएं कि काम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। लोगों को आपके मुल्क में इंटरेस्ट नहीं रहा, यहाँ आ नहीं रहे। आप जो पिछले साल अर्निंग हुई थी ना बाहर की कंपनियों को, उससे चौथा हिस्सा अभी हुई है।
कोई एतबार कम हो गया है हमारे मुल्क का, हमें ऐसे लोगों को आगे लाना होगा। मसलन मैं वहाँ से इलेक्ट हो रहा हूँ ना, मैं क्यों मेरे दिल में तड़प है, मैं बिजनेसमैनों में इलेक्ट होता हूँ ना, मेरी बात पे कॉन्फिडेंस करते हैं वो। मैं अगर कोई बात करूँगा ना तो इससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ सकता है, हमारा लोगों के एतबार बढ़ सकता है। अगर छोटा मोटा मुझे ये ओहदा नहीं चाहिए, मुझे मिनिस्टर नहीं बनाए, पर मैं आया तो इसीलिए था ना, कई कुछ मशवरा तो ले लेना, कोई बात तो हमसे पूछ लेना, और लोगों से भी पूछे। चैम्बरों में जाए, चैम्बरों में जाए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जी जी जी, सब मिलके चार्टर ऑफ इकोनॉमी जी। आप एक सियासी जमात के अहम तरीन रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, कमेटी के चेयरमैन हैं, आपसे वो मशवरा नहीं करते तो जो उनके सियासी मुखालिफ हैं उनको वो किस तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी में बिठाएंगे? मौलाना साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान को साथ बिठाया हम कब से लैदा हो जाएंगे, ANP कहती है इमरान खान को साथ बिठाया हम आपसे लैदा हो जाएंगे। तो फिर मुझे बताए कौन बिठाएगा? नहीं ना, मौलाना साहब कहते मेरी जिम्मेदारी, मौलाना साहब ये नहीं कहते कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए ना बिठाए, पूछते नहीं उनके लिए सब मशवरे के लिए कहते हैं। सर मैं आपको उनके बयान दिखा देता हूं, मैं उनके बयान दिखा देता हूं। नहीं पूछे भाई, नहीं हम हर देखो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, बिलावल भुट्टो ने भी चार्टर इकानमी की बात की। अगर उन्होंने कहा कोई बयान आप दिखा देंगे, मकसद तो मसाइल का हल करना है, उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबको मुल्क के लिए सबको समझना पड़ेगा। ये कोई मुल्क देखिए 24 करोड़ बंदों का है और हम बहुत नीचे चले गए हैं, हम दुनिया में एक आखिरी मुल्कों में हो गए हैं, और इस तरह कोई हल नहीं है। इलेक्शन सिर्फ हल नहीं है, इलेक्शन भी होने चाहिए, मैं इलेक्शन के खिलाफ नहीं हूँ, जितना जल्द होगा वो भी होने चाहिए। इलेक्शन कोई मसला नहीं है, क्योंकि क्या होगा, वो भी पार्टियां हमारी हैं, सारी पार्टियां पाकिस्तान की हैं, लेकिन मुल्क के मफाद में देखो। मैं राणा साहब आपने कई बार ये सवाल की है, वही बात है कि हम दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, पहले PTI के दौर में भी थे, अब और नीचे जा रहे हैं। जाके सबको समझना होगा और हमें कोई सेंस प्रिवेल करे। जो दुनिया ने जिस तरीके से तरक्की की है, बाहर की रिमिटेंस भी रुक गई है, डॉलर का रेट हमने कर दिया है, इसाक डार साहब ने किया है या फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, या हमारी कमेटी तो ये कहती रही है, उनसे ये कह रही है, लेकिन उसकी भी मैं मिल नहीं पा रहा। मैंने 2-3 बार इसाक डार साहब से कहा कि मैं आपसे मिल के मशवरा करना चाहता हूँ, अब क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आप कहते हैं आप हुकूमत में हैं, मेरे हुकूमत में होने से क्या फ़र्क पड़ता है जब मैं एक कॉमा फुल स्टॉप भी मशवरा नहीं दे सकता या बजट में कोई हमारा हिस्सा नहीं हो सकता, तो फायदा ही नहीं है। आप कह रहे तो मैं हट जाता हूँ हुकूमत से। हुकूमत से मुराद क्या है? मुराद ये कि MNA है या मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ तो हट जाता हूँ, वो नहीं है। मकसद तो हल कर निकालना है, मकसद तो ये हल निकालना है, और हल अगर नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान में मजीद केओस पैदा होगा। हल अगर नहीं निकलेगा तो मजीद हम दिवालियापन की नहज की तरफ ही जाएंगे। बेहतरी के कोई इम्कानात नहीं रोशन हो सकते, लेकिन उसके लिए हाजिर दिमागी और मुस्बत सोच की जरूरत है। वो कब पैदा होगी, उसी वक्त का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी मुआशी मंजरनामे में मजीद भी बात होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरीके से कैसर अहमद शेख साहब ये बात कर रहे थे, उनका एक वाज़ेह नुक्ता था कि पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात को रोशन करने के लिए तमाम दिमागों को एक जगह बैठना होगा, मिल बैठ के बातचीत करना होगी और उससे कोई बेहतरी का रास्ता निकालना होगा। लेकिन उसके लिए बैठना ज़रूरी है और बैठने के लिए आपका इत्तफाक राय होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप एक दूसरी शख्सियात को काबिल कबूल ही ना समझें अपनी ज़ात के लिए, तो फिर कौन बैठेगा? यहाँ पे हर तरफ से एक ऐसा हफ्ज़दा माहौल पैदा हो चुका है कि एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं है। इल्ज़ामात की भरमार लगाई जाती है, इधर से भी तो उधर से भी। लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात के चक्कर में अवाम जो पिस रहे हैं, अवाम का हाल कौन दरियाफ्त करेगा? उन्हें मफलूकुल हाली तक जिसने पहुंचाया है उसका तदारुक किस तरीके से होगा? यह बुनियादी सवाल है। राणा साहब, ये तो इस तरह दिखाई देता है कि जैसे हुकूमत में मौजूद लोग भी बेबस हैं और वो भी अपने से आला लोगों की वजह से बेबस हैं कि वो उनकी बात नहीं सुनते। जब वो उनकी बात नहीं सुनते तो अवाम की कौन सुनेगा? बड़ी अच्छी बात आपने की। देखें, कैसर अहमद शेख साहब उनकी फ्रांस की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके MNA हैं और चंद उन लोगों में हैं जो इनके साथ तरीना, जिनके तल्लकात हैं और बड़े करीब तरीन है। वो कह रहे हैं कभी हमसे पूछा तक नहीं। तो दूसरी बात है, जब इनसे नहीं पूछा, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, तो वह किससे पूछेंगे? यासर साहब, ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं आई थी।
ये हुकूमत आवाम को रिलीफ दे भी नहीं सकती थी। आप, मैं नहीं कह रहा, कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं $300 अरब कम टैक्स इकट्ठा हुआ है, 300 अरब, और वो कह रहे हैं कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए बेइंतहा टैक्स लगाने पड़ेंगे इसी जनवरी में। यानी कमोबेश आपको 300 अरब तो पूरा करना है ना। आप वो किससे निकलेगा? वो यासर रशीद से निकलेगा, राना अजीम से निकलेगा, बाकी लोगों से निकले, इनसे निकलेगा ना। जिनसे निकलना चाहिए उनसे इसलिए नहीं निकलेगा कि वो सारे लोग जो हैं वो तो अयाशी कर रहे हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी को पुरस्कून बना रहे हैं। उनके घर में किसी एक दिन भी फाका नहीं होगा उनके। हाँ, वहाँ पर उनके जानवर इंसानों से, आम आदमियों से बेहतर खाना खाते हैं। उनके घरों के अंदर हर चीज़ मुयस्सर है। नहीं मुयस्सर तो आम शहरी को ये नहीं मुयस्सर। बात ये है यासर साहब, बड़ी क्लियर सी बात है, ये 10 मिनट में ये काम बेहतरी की तरफ जा सकता था। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। इमरान खान के साथ बैठने या उसे मनाने के लिए आज तक क्या हुकूमत की तरफ से कोई एक डेलीगेशन गया? क्या हुकूमत की तरफ से हुकूमत में आने के बाद मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए किसी हुकूमती वजीर ने कप्तान से या कप्तान की टीम से रब्ता किया? नहीं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है चंद लोगों की जिद। मियाँ साहब की जिद, मरियम साहब की जिद, मौलाना फजलुर रहमान की जिद, उसके बाद एमल वली खान की जिद और आसफ अली जरदारी साहब की भी जिद। वो समझते हैं कि अब अगर हम इमरान खान के पास जाते हैं या इमरान खान की टीम से बात करते हैं, क्या है मुल्की मौशियत पे हम मिलकर बैठे तो हमारी ये शिकस्त होगी और उसकी फतह होगी। यानी मुल्क नहीं देखना, अपनी जाती अना की खातर अवाम को भूख के दरिया में फेंक देना है, अपनी जाती इना की खातर यहां पे बेरोजगारी का बाजार गर्म कर देना है, अपनी जाती अना की खातर जो है मुल्क की इंडस्ट्री को तबाह कर देना है, अपनी जाती अना की खातर जो है इस मुल्क के बच्चे बच्चे को भूख और अफलास के आगे फेंक देना है। अपनी जाती अना की खातर इन्होंने क्या करना है कि अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी जाती अना को बचाने के लिए और एक शख्स को जलील या शिकस्त देने की कोशिश करने के लिए मुल्क की सालमियत को भी खतरे में, मुल्क के मुआशी हालात, मुल्क की सालमियत के तो कब खतरे में पड़ेगी? जब आपके मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे, जब आपके मुआशी हालात बिल्कुल तबाह होंगे तो उस वक्त होगा। यहाँ पर तो हो रहा है पंजाब फतह कर लो, KPK फतह कर लो, फलाह फतह कर लो, ये कोई नहीं सोच रहा कि मुल्क की मुआशियत को बेहतर कर लो। छोड़ दो सारी चीज़ें, भेजें एक डेलीगेशन भेजें कप्तान के बाद। कप्तान अगर इंकार करता तो सारी दुनिया देखती कि मुल्की मौशियत के लिए कप्तान ने इंकार किया है। क्या कोई एक डेलीगेशन गया? किसी ने एक जाकर उनसे बात की? किसी ने जाकर उनके मुताल्लिक पूछा? बल्कि सुबह से लेकर शाम तक ऑडियो वीडियो की तैयारी होती है, मुबैना ऑडियो वीडियो जो है वो रिलीज़ की जाती हैं, उस पर तबसरे किए जाते हैं, उस पर मुख्तलिफ TV चैनल्स पे प्रोग्राम किए जाते हैं, उस पर ज़बरदस्ती टिकट चलवाए जाते हैं, उस पर ज़बरदस्ती ट्वीट कराए जाते हैं, उस पर मुख्तलिफ लोग अपना सोशल मीडिया की टीमों को एक्टिव किया जाता है। ये तो हो रहा है। जिस मुल्क के अंदर ये हो रहा हो तो आपको कौन मदद देगा? तीन माह हो गए हैं, मैंने बिल पहले बताया, 3 माह हो गए हैं यूरोप के मुमालिक में सैलरी नहीं आपने नहीं दी सफारत खानों में, आपके पास पैसा नहीं है। अब आप सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब ने हमेशा आपकी मदद की है, फिर मदद कर देगा। उसके बाद क्या है? राना साहब, न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए बहुत से लोग बैरून मुल्क जाते हैं, लेकिन कल न्यू ईयर नाइट के मौके पे पाकिस्तान से बाहर गए हैं लोग। कौन लोग गए? या सर नाम हम इसलिए नहीं ले सकते कि नाम लेने के बाद शायद हालात आपके और मेरे TV में बैठने के काबिल ना रहे। कल अहम तरीन शख्सियात पाकिस्तान से बाहर गई हैं और उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन टाइप लोग गए हैं। और मैं आपको ये ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ और मैं बल्कि अब कोशिश किया 2-4 दिन बाद तमाम TV चैनल्स पे चल जाएगी ये खबर। और जो लोग गए हैं उनमें 3 वो लोग थे जो करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में मुलव्वस भी थे और आइंदा उनकी बहुत सी चीज़ें सामने भी आनी थी। मुझे तो यहाँ तक इतला है कि जाने वाले लोग
हुकूमत के थे, और जो बैग गए हैं, टैची केस गए हैं, वो डॉलर्स के गए हैं। अब इनको सोचना चाहिए। अब गए कहाँ पे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा जायदादें खरीदी जा रही हैं, सबसे ज़्यादा जायदाद करीब तरीन है। हाँ, करीब तरीन जहाँ खरीदी जा रही है वहाँ गए हैं। और एयरपोर्ट पर ये प्रोटोकॉल था कि उनको इस तरह लग रहा था जैसे VVIP तरीके से वो जा रहे हैं। और उसके बाद सुनने में आया है, जो एनी शाहद है वो बता रहे थे कि जिस उनके बैगों को चेक करने तक की इजाज़त नहीं थी, उनको इस तरह लेकर गए हैं जैसे बिल्कुल सारा कुछ ही उनका हो, और बड़े अच्छे तरीके से वो बाहर गए हैं हैप्पी न्यू ईयर की रात पे। और उसके बाद अच्छी खासी चीज़ें भी उनके साथ गई हैं। अब उनकी वापसी कब होती है ये नहीं पता, लेकिन ये है कि बहुत सा मामला माल समेट के वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं। अब बात यह है कि कितना ले जाएंगे। मेरे अदारे क्यों खामोश हैं? कानून सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है? इस कानून में करप्ट आदमी बासानी क्यों भाग जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग करना इतना आसान क्यों बना दिया गया है ताकतवर शख्स के लिए? कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? अगर 300 अरब रुपया कम टैक्स इकट्ठा हुआ है तो टैक्स देने ना देने वाले इतने ताकतवर थे कि आप इस 8 या 9 माह की हुकूमत में तमाम तर इख्तियारात के बावजूद उनसे कुछ नहीं हासिल कर सके, उनसे कुछ नहीं निकलवा सके, उनसे कुछ नहीं ले सके, और उनको कहा कि ठीक है भाई आप जाएं, जाके जो मर्जी करें, लूटें मारें, जाएं, लेकर चले जाएं। तो यासर साहब, यहाँ पे एहतसाब किसका होगा? सवाल किससे किया जाए? सवालात बहुत से उठते हैं, जवाबात किसी के पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी सवालात उठते हैं कि किसी के लिए कुछ और, गरीब के लिए कुछ और। पाकिस्तानी माशी निज़ाम भी अमीर के लिए कुछ और, गरीब के लिए कुछ और। पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आएगी? ये साल के आगाज़ के ऊपर बेहतरी की उम्मीद हम लगा के बैठे हैं, लेकिन उम्मीद बन जाएगी, बेहतरी के इम्कान रोशन नहीं होंगे। खुदा से फिर भी दुआ है कि बेहतरी का कोई इम्कान रोशन हो सके। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।